हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में क्लास 11th के चैप्टर 9 में स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा से संबंधित समांतर रेखाओं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो समांतर रेखा होगा उसके बीच का हम लोग दूरी निकाले थे और वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे थे कि जब कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगा तो उसका y निर्देशांक बराबर होगा और जब कोई रेखा y अक्ष के समांतर होगा तो x निर्देशांक उसका बराबर होगा। क्लियर है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे थे। उसके बाद उससे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में समझे थे और फिर हम लोग पैरेलल लाइन के बारे में समझे थे। अभी तक हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर रहे थे। आगे भी देखते हैं हम लोगों के बीच डिस्टेंस फार्मूला आ रहा है या फिर क्या आ रहा है। चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है, यही टारगेट है और क्लियर समझना है। लेकिन बच्चों एक बार बता दें कि अगर आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं तो उसको शेयर करने में आपके स्टेटस लगाने में मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड लगेंगे। अगर वो 5 से 10 सेकेंड मेरे लिए अगर आप दे देते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, जो अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फिर आप लोग फेसबुक में शेयर कर सकते हैं या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप यूज कर रहे हैं। तो बस आपका साथ, मेरा विकास और आपके दोस्तों का भी नॉलेज दोनों मिलेगा। ठीक है बच्चों? कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर आप कहाँ से हैं? तो बिल्कुल मैं गोड्डा से हूँ, झारखंड गोड्डा से हूँ। मेरा नाम जो हो गया वो अर्पण कुमार गुप्ता हुआ। तो देखिए बच्चों, हम लोग चैप्टर 9 को सॉल्व कर रहे हैं और बारीकी से हर एक चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और समझेंगे। हमारा अगला प्रॉब्लम है ये जो है दिख रहा है आपको, बोलता है क्या? एकदम ध्यान से समझिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक नॉलेज हमें लेना है। तो हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर जब इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे यानी कि समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के बात किए थे कि अगर वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स निर्देशांक 0 होगा और एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो वाई निर्देशांक यानी वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके थे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगले प्रॉब्लम की ओर पढ़ते हैं। तो क्या बोलता है? एक्स अक्ष पर हमें बिंदु ज्ञात करना है। फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है। तो एक्सिस का बात बोला तो पहले आप एक्सिस ड्रॉ कीजिए, क्योंकि जब फिगर ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें अगर आप फिगर ड्रॉ करते हैं तो फिगर आपको सब कुछ बतला देता है कि कौन सा काम आपको करना है। और ये चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आसानी से क्लियर हो जाता है। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा चीज़ों को आसानी से क्लियर करते हैं। जब एक्सिस का बात हो गया तो पहले हम लोग एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद देखिए सारा चीज़ आपका हर एक चीज़ खुद ब खुद दिखाई देगा और चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे बोला क्या है हमें क्वेश्चन में, क्या ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ले लिए। अब बोला क्या? एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है। फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर अगर हमें कोई पॉइंट फाइंड करना है तो हम लोग एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करते हैं ये पॉइंट हमारा है P। अब बताइए, तो जब एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या सपोज करेंगे? एक सपोज कर लेते हैं x और दूसरा सपोज कर लेते हैं 0। 0 क्यों लिए सर आप? भाई साहब पिछले क्लास में हम बता चुके हैं और अभी थोड़ा देर पहले भी बताए थे कि जब भी हम एक्स अक्ष पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है। ये बताएं हैं कि नहीं अच्छी तरह से? ये सारे चीज़ों को हम क्लियर किए हैं कि एक्स एक्सिस पर जब हम कोई पॉइंट लेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई निर्देशांक 0 होगा और वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेंगे तो उसका एक्स निर्देशांक 0 होगा। ले लिए। अब क्या बोला गया? आगे पढ़िए। बोलता है क्या? फाइंड ऑन पॉइंट
बोलता फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फलना एंड चिलना, जो फलना और चिलना से क्या है, समान दूरी पर है। कौन कौन, 7,6 और 3,4। तो मान लेते हैं एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए, कितना है 7,6 है, और एक पॉइंट है बी जो 3,4 है, ये पॉइंट है 3,4 है, ये लिख दिए। दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। अब दोनों से बोला गया है क्या, ये हमारा क्या है, इक्वी डिस्टेंस, यानी ये दोनों समान दूरी पर है। कहाँ पर है ज़रा बताइए, समान दूरी पर है। तो यहाँ से पॉइंट P की दूरी और यहाँ से पॉइंट P का दूरी, ये बोल रहा है इक्वल है। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। आपको दिख नहीं रहा होगा, ये हम समझ सकते हैं। आप फिगर को ज़रा सा बनाएंगे, ग्राफ में बनाएंगे तो सेम दिखेगा। बोलता है ये दोनों हमारा सेम डिस्टेंस पे, इस दोनों का दूरी हमारा ये बिंदु P से क्या है, समान है, इक्वल है। फिर से एक बार समझे क्वेश्चन को। फिगर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो फिगर के थ्रू एक बार क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पर हमें एक पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, जिसका फलना और चिलना पॉइंट जो है वो इस बिंदु से दूरी जो है ना वो इक्वल है। पॉइंट ए का भी डिस्टेंस जो P के बीच का होगा और पॉइंट B का भी जो डिस्टेंस P से होगा, ये दोनों हमारा इक्वल है, ये बोला गया है। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। क्या बोला गया है ज़रा बताइए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है क्या कि बिंदु P से B का डिस्टेंस जो है वह इक्वल है बिंदु P से A का डिस्टेंस। सही या गलत बताइए। बोलता है एक्स एक्सिस पर हमें पॉइंट फाइंड करना है जो फलना और चिलना से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। बोलता फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फलना एंड चिलना। ये दोनों से दूरी हमारा क्या है, समान है। जब ये दोनों से दूरी हमारा समान है तो बच्चों क्या होगा, अब लगा दीजिए यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला P से B के बीच में। तो क्या आ जाएगा हमारा, फटाफट बताइए। P से B का दूरी, P से B का दूरी या B से P का दूरी, जो भी लिखिएगा सब सेम है। तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर। फिर बताइए, रूट अंडर y2 माइनस y1 7 माइनस x टू दी होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 टू दी होल स्क्वायर। आ जाएगा x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर। ये दोनों लगा दिया। अब दोनों साइड देखिए तो ये पूरे पर रूट है। अब यहाँ से हमारा कैलकुलेशन आ गया। बच्चों यहाँ से बोरिंग आपको लग सकता है, तो क्या हम कैलकुलेशन छोड़ दें? कैलकुलेशन का जो काम है वो तो करना पड़ेगा ना। अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो वीडियो को स्किप कर दें, आप खुद से कैलकुलेशन करें। और अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप देखें, क्योंकि कैलकुलेशन को स्किप नहीं कर सकते हैं। हमारा जितना क्वेश्चन बोला गया था हम उतना काम कर दिए कि दोनों पॉइंट का A और B का पॉइंट P से डिस्टेंस सेम है, तो हम सेम डिस्टेंस फार्मूला को इक्वल कर दिए, डन हो गया। अब यहाँ से हमें कैलकुलेशन करके हमें कैसे x का ये वैल्यू निकालना है, ये x का वैल्यू कैसे फाइंड करना है ये हमें देखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, हाँ दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाता है आपको, 10th में नहीं है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 3 माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर 60। फिर से स्क्वायर रूट गायब हो गया। 7 माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 6 होता है और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, डन। अब बताइए, प्लस माइनस से टर्म अलग होता है। अब कभी बच्चों कैलकुलेशन में गलती क्या करते हैं, 3 का भी स्क्वायर कर देते हैं और x का भी स्क्वायर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, ये गलत है। प्लस माइनस से टर्म हमारा अलग होता है, तो आप एक को a रीड करें तो दूसरे को b रीड करें, तो मिलेगा a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोले, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab
और प्लस बी स्क्वायर प्लस पहले से क्या है 16। फिर से बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस है टर्म अलग होगा पद अलग होगा, एक को ए पढ़िए एक को बी, तो ए माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर लिख दिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से हो गया 9 माइनस 6x प्लस 16 इज इक्वल टू 49 माइनस 14x, ठीक है, और प्लस 36। अब बताइए तो यहाँ से हमें वैल्यू किसका निकालना है, ये कैलकुलेशन का ही पार्ट है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो जिसका वैल्यू फाइंड करना है ना बच्चों, तो कैलकुलेशन का ये रूल याद रखिए, उन सारे टर्म को लेफ्ट साइड ले जाइए, जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको किधर ले जाइए लेफ्ट साइड, और जो रेस्ट बचा चीज़ होगा उसको ले आइए राइट साइड। तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से पहले से कौन है माइनस 6x माइनस 14x को इधर ले आएंगे तो प्लस 14x, 49 और 36 को फटाफट ऐड कीजिए, 49 और 36 को समझ गए होंगे कितना 85 आने वाला है, तो 5 यहाँ से कितना हो जाएगा, ओए क्या बिल्कुल आ गया, 9 6 15 के 5 4 3 7 1 8, यहाँ इस दोनों को ऐड करेंगे तो 85, 49 और 36 को ऐड कर दिए 85, यहाँ बताइए 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, देखिए प्लस 9 और प्लस 16, 19 और 6 19 है और 6 है, कितना होगा 25 होगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 25 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 25। जरा बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा 8x, 14x में 6x जाएगा तो 8x, और यहाँ कितना हो जाएगा 60। आप इसको अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा x इज इक्वल टू 60/8 आएगा। तो आप फाइनली जब इसको लिखिएगा तो कितना आने वाला है, ज़रा बताइए, ज़रा फाइनली बताइए कितना आने वाला है। तो यहाँ से क्या आएगा, देयरफॉर नहीं लिखते और लिखते हैं x का वैल्यू कितना से 4 से कैंसिल होगा, 15 चौके 60 और 4 दूना 8, ये आएगा। बताइए क्या हमें किसका वैल्यू चाहिए था, x एक्सिस के लिए x का वैल्यू चाहिए था, x का वैल्यू कितना आ गया है 15/2। आप कैलकुलेशन को एक बार देख लें, समझ में आ गया होगा। आप कितना है x का वैल्यू 15/2। जैसे ही x का वैल्यू आपको मिल गया बच्चों, तो बोलिए आपका निर्देशांक मिला, तो लिखेंगे हैंस अतः पॉइंट ऑन द x एक्सिस, अतः x अक्ष पर बिंदु, हैंस पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x अक्ष पर बिंदु a, सॉरी a नहीं है भाई, सॉरी गलती हो गया, a नहीं है p है, p x का वैल्यू बताइए 15/2, 0 आ गया। लिखिए हैंस पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज p 15/2, 0, ये हमारा आंसर हो गया। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? ये बोला गया था कि हमें x एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, इस दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ना, कहाँ का, पॉइंट P का, जो x अक्ष पर पॉइंट है, वो दोनों क्या है, समान दूरी पर है। ये इसका जो दूरी होगा P का, B से P का जो दूरी होगा वही दूरी है हमारा A से P का, इसीलिए दोनों के डिस्टेंस को हम लोग क्या कर दिए, इक्वल कर दिए और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए। बाकी ये कैलकुलेशन का पार्ट है। हाँ, एक चीज़ हम नोटिस किए हैं बच्चों, आप लोग वीडियो देखते समय आपको कैलकुलेशन बोरिंग लगता है। कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, राजा का कहानी सुनाएंगे, मारधार एक्शन से भरपूर कुछ कहानी सुनाएंगे, कोई मूवी का डायलॉग सुनाएंगे, नहीं ना, ऐसा होगा। कैलकुलेशन मैथ का कैलकुलेशन है, अगर आपको आता है तो आप खुद से कीजिए, और अगर नहीं आता है तो आप बने रहिए, हम हर एक चीज़ को बताएंगे। आप मैथ्स में कैलकुलेशन के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हर नहीं तो आप बताएं कि कैलकुलेशन को छोड़ दीजिए सर, तो हम छोड़ देंगे। तो आप ये सारी चीज़ों को देखें और समझें, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप बना सकें। तो ये क्लियर है बच्चों, चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। एकदम ना चीज़ों को आसानी से समझिएगा। बोलता है क्या, अब आ गए हम लोग, अभी तक तो डिस्टेंस का बात कर रहे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखे, डिस्टेंस फार्मूला देखे, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किए,
अब हम बात करेंगे किसका, ये स्लोप का बात करेंगे। हमें क्या फाइंड करने के लिए कह दिया गया, जरा बताइए। स्लोप फाइंड करने के लिए बात कर दिया। अब स्लोप कैसे फाइंड करना है, तो जरा सा हमें क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। कहा गया है क्या, उस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। बोलता फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, जो मूल बिंदु मतलब ओरिजिन, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन, मूल बिंदु का मतलब ओरिजिन 0,0, ओरिजिन मतलब 0,0। तो ये हमें 0,0 दिखलाने के लिए हमें एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, अक्ष दिखलाना पड़ेगा, सही या गलत। अब देखिए क्या बोला, स्लोप निकालना है, ढाल निकालना है, ये बात सही है, लेकिन जिक्र कर दिया क्या, मूल बिंदु, जो मूल बिंदु ओरिजिन। तो ओरिजिन को दिखलाने के लिए हमें सबसे पहले क्या खींचना पड़ेगा, एक्सिस। एकदम लाइन को पढ़िए, काम कीजिए। चलिए एक्सिस ड्रॉ कीजिए। केवल प्रॉब्लम को रटना नहीं है, रटने से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप आइए मेरे साथ, हर एक चीज़ को आपको बताएंगे और चीज़ें समझ में आएगा फिगर के थ्रू। विदाउट फिगर के थ्रू समझ में आने वाला नहीं है। चलिए फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। किसका बात किया पहले, जल्दी बताइए। ओरिजिन का बात किया, मूल बिंदु का। ओरिजिन क्या है, ये वाला ओरिजिन है। चलिए ओरिजिन O 0,0 दिखला दिए। बताइए बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। पहला बात बोला मूल बिंदु ओरिजिन दिखला दिए। अब बोलता है तथा, मतलब अब अलग होना है। अलग होते हैं क्या, P एक पॉइंट बोला है जो 0,-4 है, एक पॉइंट P बोला है जो 0,-4 है। एकदम ध्यान से समझिए। x निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब y एक्सिस का बात कर रहा है। जल्दी बताइए, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक 0 होता है और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट यानी x निर्देशांक 0 होता है और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट यानी y निर्देशांक 0 होता है। तो बताइए यहाँ पर x निर्देशांक 0 किया है, यानी कि पूरा y एक्सिस का बात कर रहा है, लेकिन y एक्सिस पर बोलता है -4 यूनिट का डिस्टेंस है। तो बताइए ये -4 का निर्देशांक y एक्सिस पर ऊपर मिलेगा कि नीचे मिलेगा, तो आपका जवाब आएगा नीचे मिलेगा सर, क्योंकि नीचे नेगेटिव लिखते हैं। तो ये पॉइंट हमारा हो गया P, लिख देते हैं, ये पॉइंट हो गया हमारा P जो 0,-4 है। समझ में आया। हम ये पॉइंट कैसे जाने, यहाँ पर है क्योंकि x निर्देशांक को 0 बोला है। x निर्देशांक का मतलब y अक्ष का बात हो रहा है, और y अक्ष में क्या यहाँ पर है पॉइंट हमारा, नेगेटिव में या पॉजिटिव में, नेगेटिव में, नेगेटिव में है तो नीचे, पॉजिटिव में रहता ऊपर। डन। अगला पॉइंट क्या बोला गया है, B। अब B पॉइंट को देखिए, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब पूरा x अक्ष का बात कर रहा है। अब x एक्सिस का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, +8। तो प्लस में किधर मिलेगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड। तो सर x एक्सिस में प्लस में जो लिखते हैं हम लोग निर्देशांक, वो राइट साइड लिखते हैं। तो बताइए ये हमारा पॉइंट हो गया 8,0। पॉइंट का नाम क्या है, B 8,0 है। एक एक लाइन पढ़ना है। पहले बात किया ओरिजिन का, मूल बिंदु का। हम ओरिजिन के लिए एक्सिस ड्रॉ किए, ओरिजिन पता चल गया। अब तथा, तथा मतलब अलग करना है, एंड अलग करना है। बोलता है क्या, 0,-4, 0,-4। तो हम जैसे पॉइंट P का देखें तो x कोऑर्डिनेट यानी कि x निर्देशांक 0 है, y एक्सिस का बात कर रहा है, जो नीचे की ओर बात कर रहा है, नेगेटिव से पता किए। यहाँ पर हमारा बोल रहा है कि x कोऑर्डिनेट हमारा ठीक है, y कोऑर्डिनेट, y निर्देशांक 0 है, मतलब x एक्सिस का बात कर रहा है कि मध्य बिंदु से होकर गुजरती है। कौन गुजरती है अभी बताएंगे, पहले इसको हम लोग मिला लें। इस दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। बोलता है ये दोनों से जो हमारा लाइन बन रहा है, बना दिए। इस दोनों से जो लाइन बन रहा है ना, बोलता है मूल बिंदु से होकर के जो हमारा लाइन है, ठीक है, इस दोनों के कहाँ से गुजर रहा है, मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से। बोलता है क्या स्लोप फाइंड करना अलग बात, बोलता है क्या लाइन थ्रू ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ फलना एंड चिल्ला। बोलता है क्या इस दोनों का हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट से होकर के जो लाइन पास होगा उसका हमें स्लोप फाइंड करना है। बोला गया है क्या,
इसका ये जो हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, हाँ थोड़ा सा 19-20 होगा, देख लीजिएगा, हम फिगर के थ्रू दिखलाएंगे। बोलता है कि ये दोनों को जो हम मिलाए और ओरिजिन से जो लाइन आ रहा है, इस लाइन का ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब बताइए बच्चों, जो इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट का नाम हम ए ले लिए ए का पी से डिस्टेंस और ए का बी से डिस्टेंस इक्वल है। अब इक्वल होगा तभी तो हमारा पॉइंट ए मिड पॉइंट कहलाएगा। अगर इक्वल नहीं रहेगा तो क्या ए हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा? समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ए हमारा जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है। मतलब मिड पॉइंट कैसे होगा? ए का डिस्टेंस पॉइंट पी से और ए का डिस्टेंस पॉइंट बी से क्या है? इक्वल है। क्या फिगर समझ में आया? फिगर में अब सारा क्वेश्चन यहाँ पे समझिए। क्वेश्चन ये पढ़ लिए। अब क्या बोल रहा है? बोलता ओरिजिन से एक लाइन आ रहा है। कहाँ से? ओरिजिन से, मूल बिंदु से, जिसका हमें स्लोप निकालना है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, हाँ एकदम ध्यान से। बोलता है ओरिजिन से, मूल बिंदु से एक लाइन आ रहा है जिसका हमें स्लोप निकालना है, ठीक। और ये लाइन का खासियत क्या है? को जो बिंदु 0,-4 और 8,0 से मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली रेखा है ना, उसका कहाँ से गुजरती है? मध्य बिंदु से गुजरती है। इस रेखा का ये क्या कहलाती है? जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना, वो बिंदु क्या कहला रहा है? मध्य बिंदु कहला रहा है। क्या कहला रहा है? मध्य बिंदु। तो हमें जो ये लाइन है ना, जो ओरिजिन से आ रहा है, उसी का स्लोप निकालना है। बोला गया है कि उस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु तथा इतना और इतना के मध्य बिंदु से गुजरती है। जो मूल बिंदु और इतना के मध्य बिंदु से क्या करती है? गुजरती है। तो बताओ ये मिड पॉइंट हो गया? हुआ कि नहीं? और क्या निकालना है? स्लोप। स्लोप निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला। आइए पहले यहाँ देखिए, थ्योरी एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं, उसके बाद समझते हैं। स्लोप निकालने के लिए हमारे पास मात्र दो फॉर्मूला। एक क्या? जब कोण दिया रहेगा तो टेन थीटा का यूज करेंगे, एक फॉर्मूला। और दूसरा क्या? अगर दो बिंदु दिया है, क्या दिया है बच्चों? दो बिंदु दिया है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, y2 - y1 / x2 - x1। अगर कोण दिया है तो टेन थीटा स्लोप निकालने के लिए डायरेक्ट। अगर कोण नहीं दिया है तो y2 - y1 / x2 - x1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर समझिए क्या होगा। अब यहाँ ढूंढिए, क्या कोण दिया है इस क्वेश्चन में? क्या एंगल दिया है इस क्वेश्चन में? सर एंगल नहीं दिया है। क्या पॉइंट है? तो सर एक पॉइंट तो ये हमारा ओरिजिन का मालूम है 0,0। अगर एक पॉइंट और मालूम हो जाए, बोलिए ये लाइन का एक और पॉइंट मालूम हो जाए, तो हम आराम से इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलिए, पॉइंट मतलब निर्देशांक। तो देखिए जरा ध्यान से, अगर ये पॉइंट ए का निर्देशांक निकाल लें तो बताइए 2 पॉइंट फॉर्म से, यानी y2 - y1 / x2 - x1 का यूज करके हम लोग आराम से स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं? तो यानी पॉइंट ए का हमें निर्देशांक निकालना होगा। और निर्देशांक निकालने के लिए हम बताए थे आप लोगों को, निर्देशांक निकालने के लिए हम फॉर्मूला बेसिक में बताए थे कि आपको क्या देखना होगा? सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। सेक्शन फॉर्मूला में अब बताइए हम लोग क्या कब यूज करते हैं इस सेक्शन फॉर्मूला का? देखिए हम क्वेश्चन एक ही बना रहे हैं लेकिन पूरा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आगे के प्रॉब्लम में जब यही चीज़ से मुलाकात हो ना, तो आपका दिमाग चल सके। यही मेरा टारगेट है, क्योंकि सारे प्रॉब्लम को अगर हम बनाते हैं तो आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आप खुद से बना सक रहे हैं कि नहीं, ये ट्राई करना है। समझ गए बच्चों? चलिए, तो अब देखिए, जब भी हम बताए थे, जब स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट किए थे, इन फॉर्मूला को फर्स्ट पार्ट में बताए थे कि जब भी हमें निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, तब हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। किसका? विभाजन सूत्र का, सेक्शन फॉर्मूला का। अब सेक्शन फॉर्मूला में यहाँ पर हमें निर्देशांक निकालना है, तो सेक्शन फॉर्मूला का 3, इंटरनल डिवीजन, मिड पॉइंट और तीसरा एक्सटर्नल डिवीजन। ये 3 केस है। तो ये 3 केस में कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे ये समझना जरूरी है। और सेक्शन फॉर्मूला का यूज निर्देशांक निकालने के लिए ही हम लोग करते हैं। तो बताइए बच्चों, क्या यहाँ पे मध्य बिंदु मिड पॉइंट का बात किया?
बताइएगा, जो हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है वह दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को मध्य बिंदु से होकर गुजर रहा है। मध्य बिंदु का बात हो रहा है, मिड पॉइंट का बात कर रहा है। तो मिड पॉइंट के लिए निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या है जरा बताओ। x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2 है या नहीं है? तो आओ इसी फॉर्मूला का यूज करके क्या हम निर्देशांक निकाल सकते हैं? बताइए क्यों? क्योंकि ये कह दिया है कि ये जो पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट ए क्या है? मिड पॉइंट है। किसको? फलना और चिलना को मिलाने वाली रेखा का। क्लियर है? तो हम यहां लिखेंगे क्या जरा बताइए। लिखेंगे क्या? लेट पॉइंट ए बी द, माना कि लेट पॉइंट ए बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी बी। बोलता है क्या? माना कि बिंदु ए रेखा पीबी का मध्य बिंदु है। अब सर बोले यहां पर, अब बोलोगे कि सर आप सपोज क्यों किए, लेट क्यों किए? ये तो दिया हुआ ना भाई साहब, आपको P दिया है, B दिया हुआ, A दिया हुआ है। सिर्फ बोला क्या कि मिड पॉइंट से होकर के पास हो रहा है, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट। क्लियर है बात? मध्य बिंदु से होकर गुजर रहा है, लेकिन वो पॉइंट कौन सा है ये तो नहीं दिया है ना, इसीलिए हम लोग उसको A मान लिए। लिखिएगा लेट पॉइंट A बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन PB। डन है? बिंदु A जो है वो रेखा PB का मध्य बिंदु है। तो बताइए A इज इक्वल टू क्या होगा? A मिड पॉइंट है। तो अब बताइए मिड पॉइंट का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। ओह, एक सेकेंड बच्चों, फ्लाइट मोड नहीं किए हैं। अगर किसी का गलती से कॉल आ गया होगा, नहीं आया है, तो सब प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ ठीक है, मिड पॉइंट एक बार देख लें। हाँ चल रहा है। ये हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। अभी देखे थे, अभी हम बताए थे आप लोगों को ना कि जब भी हमें कोई निर्देशांक निकालना हो, क्या निकालना हो? कोई निर्देशांक निकालना हो तो कोऑर्डिनेट फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। कौन सा? कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, निर्देशांक निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला। देखिएगा अभी 9.1 अभी चल रहे हैं, 9.2 में भी यूज करेंगे, 9.3 में भी यूज करेंगे, सभी जगह पे यूज करेंगे। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो बताइए यहाँ पे फटाक से, x1 प्लस x2 0 प्लस 8/2 कोमा y1 प्लस y2 -4 प्लस 0/2। तो बताइए यहाँ से कितना होगा? 8/2 तो हो जाएगा 4, -4/2 तो हो जाएगा -2। ये आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया जल्दी बताइए? ये पॉइंट ए मिला, कितना मिला? 4, -2 आ गया भाई, बता दे। अब बता, हमें OA लाइन का स्लोप फाइंड करना था। बोलिए, जो ओरिजिन से होकर के पास हो रहा है उसी का नाम हमें फाइंड करना है। और अच्छी तरह से समझे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे अब आपसे केवल ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाला नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाने वाले हैं। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव और 20 नंबर स्कूल कॉलेज से मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ सब्जेक्टिव के रूप में ध्यान से पढ़ें, चीज़ों को समझें। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी बताया जाएगा, सब्जेक्टिव भी है, सारा चीज़ है आपके बीच। तो अभी हम सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जैसे क्लियर हो गया बच्चों, तो आइए अब निकालते हैं नाउ स्लोप ऑफ लाइन OA। नाउ रेखा OA की ढाल। नाउ स्लोप ऑफ लाइन OA। तो अब बताइए तो OA में कितना बिंदु दिख रहा है? 1 और 1, 2 बिंदु मिल गया। अब 2 बिंदु रूप में बताइए रेखा का ढाल का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1।
क्लियर है? क्या है बताइए? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। क्योंकि 2 पॉइंट मालूम है, स्लोप निकालने का कंडीशन क्लियर रखिए, 2 ही स्लोप है। एक क्या, अगर एंगल मालूम है tan थीटा और 2 बिंदु मालूम है तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, एकदम क्लियर कट, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये 2 चीज़ों को ना आप मंत्र के जैसा जाप करते रहिए यहाँ पर। तो बताइए बच्चों, y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 0 बाय x2 माइनस x1 4 माइनस 0, तो माइनस 2 बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। आ गया? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में क्या था अब डिस्कस कीजिए। अगर स्टार्टिंग में आप जितना ज़्यादा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को लेकर के, जितना ज़्यादा, याद रखिए उतना बेहतर होने वाला है आपके लिए। याद रखिए, हम लोग पहले क्लास में एक्सरसाइज को सॉल्व किए, 2 क्वेश्चन ही बना सके, फिर आगे पढ़ रहे हैं तो स्पीड बन रहा है। जितना हम बेसिक नॉलेज को हम लोग आपस में कंज्यूम करेंगे उतना स्पीड प्रॉब्लम बनेगा। याद रखिएगा, हम आपके साथ हैं, आप चीज़ों को समझिएगा। क्या सारी चीज़ें समझ में आ गई? कैलकुलेशन देख लीजिएगा, एक में मिस्टेक कर चुके थे, 5 + 5 हम 25 कर रहे थे, कहाँ दिमाग था पता नहीं। हाँ, क्लासरूम में अकेले बैठे हुए हैं तो आपका दिमाग कभी कभी खो जाता है। पूरे वीडियो अकेला हम ही रिकॉर्ड करने वाले, हम ही वीडियो को सब चीज़ करने वाले, बनाने वाले, तो कभी कभी दिमाग खो जाता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बार बार देखना पड़ता है। उसके कारण शायद रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके पीछे भी ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग भी साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हो गया? होने के बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? कैसे बोला? यहाँ पे ओरिजिन का बात बोला, तो जैसे ओरिजिन का बात बोला हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर दिए। अब बोलता है ओरिजिन से जो होकर पास हो रहा लाइन वो फलना और चिलना के कहाँ से गुजर रहा है? मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से गुजर रहा है। तो जैसे मध्य बिंदु से गुजर रहा है तो गुजार दिए। तो हम देखें कि ए का डिस्टेंस पी से और ए का डिस्टेंस बी से सेम है, लेकिन भाई ओ ए का हमें क्या फाइंड करना था? स्लोप फाइंड करना था। तो स्लोप फाइंड करने के लिए 2 ही फॉर्मूला, अगर एंगल मालूम है तो tan थीटा, एंगल मालूम है तो tan थीटा, और एंगल भी कहाँ से मालूम होना चाहिए? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये भी बता चुके हैं हम लोग। तो ये होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब बोलता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय के बिना, बोलता है विदाउट पाइथागोरस, विदाउट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय जो आपको कहता है क्या कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड अगर हमारा ABC है, तो क्या बोलता है? सामने वाला हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा का स्क्वायर अनदर तो 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। कर्ण भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बोलता है इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, इसका यूज नहीं करना है। ले एक दिमाग खराब हो रहा है सर। अरे कोई दिक्कत नहीं, हमें ना सब टेंशन खत्म रखिए। बोलता है इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, लेकिन फिर भी बतलाना है कि ये जो सारा आपको शीर्ष दिख रहा है, ये सारा जो वर्टेक्स दिख रहा है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल का है, समकोण त्रिभुज का ये वर्टेक्स है, शीर्ष है। हमें ये दिखलाना है। हमें इस, ध्यान से सुनिएगा, ये फॉर्मूला का, पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है। लेकिन फिर भी क्लास 10th में आप जो बनाए थे वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल को दिखाए थे, वो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग दिखलाए थे। लेकिन यहाँ बोला गया है कि पाइथागोरस थ्योरम को आपको यूज नहीं करना है बच्चों, एकदम यूज नहीं करना है। पाइथागोरस थ्योरम को यूज नहीं करना है। तब विदाउट पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए, विदाउट पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए आपको दिखलाना ये जो वर्टेक्स है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल का है। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, बात करते हैं। हमें नहीं यूज करना है तो कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा आपसे हम पूछेंगे, हाँ, एक एक करके बताइएगा। तो सबसे पहले बोला गया है ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स दिखलाना है, यानी कि ये एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है, किसी त्रिभुज का शीर्ष है। रैंडम एक त्रिभुज बनाइए। अभी समकोण त्रिभुज आप नहीं बना सकते। रीजन क्यों नहीं बना सकते अभी समकोण त्रिभुज? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है ये तो हमें नहीं पता है। हमें तो शो करना है ना, इसको प्रूव करना है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो अभी हमें नहीं पता है।
तो एक रैंडम हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ठीक। एक का नाम ले लिए ए, एक वर्टेक्स का नाम ले लिए ए, एक वर्टेक्स का नाम ले लिए बी, एक वर्टेक्स का नाम ले लिए सी, एक शीर्ष का नाम ए, एक शीर्ष का नाम बी और एक शीर्ष का नाम सी ले लिए, ठीक है। अब ए का हम लोग ले लिए क्या है 4,4, एक क्या ले लिए 3,5, एकदम एक लाइन से सजाइएगा, इधर उधर नहीं लिखना है, ए के बाद बी के बाद सी, ये ले लिए। लिखिए लेट ए बी सी बी ए एनी ट्रायंगल, माना कि ए बी सी माना कि लिखा रहा है इंग्लिश में, लेट ए बी सी बी ए एनी ट्रायंगल, माना कि ए बी सी एक कोई त्रिभुज है। अभी हम ट्रायंगल ही बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल तो हमें प्रूव करना है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हमें इसे प्रूव करना है। तो अभी हम इसे क्या समझेंगे, ये कोई ट्रायंगल है, क्लियर है बात। तो लिखे लेट ए बी सी बी ए एनी ट्रायंगल, देन सो दैट तो दिखलाएं कि, तो दिखलाना है कि, देन सो दैट ट्रायंगल ए बी सी, देन सो दैट ट्रायंगल ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो दिखलाना है कि त्रिभुज ए बी सी, अरे थोड़ा सा ना मिस्टेक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके वर्टेक्स का बात तो किए ही नहीं है अभी, जरा वर्टेक्स का बात कर लें, रुक जाओ जरा सा, इसके वर्टेक्स का बात ही नहीं किया है, रुको जरा सा रुक जाना। लेट ए बी सी बी ए एनी ट्रायंगल हुज वर्टेसेस आर, माना कि ए बी सी एक कोई त्रिभुज है जिसका शीर्ष, लिखिएगा हुज वर्टेसेस आर, उस लाइन को काट दीजिए जो अभी हम लिखे थे, देन सो दैट उसको काट दीजिए नीचे तक, लिखिए उससे पहले हुज वर्टेसेस आर, जिसका शीर्ष ए 4,4 बी 3,5 एंड सी -1,-1 है। देन सो दैट तो हमें देन सो दैट तो हमें दिखलाना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। देन सो दैट ट्रायंगल ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। बोलता है क्या, हमारे पास हमने एक ट्रायंगल ले लिया, रैंडम कोई ट्रायंगल ले लिया, अब बताइए इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को हमने लिख दिया। अब हमें शो क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। अब एक चीज़ आप माइंड में पहले प्रेशर डालिए, हम आपको बहुत सारा ट्रायंगल दे दिए, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। यहाँ पे प्रॉब्लम को बनाने से पहले आप पहले उसके बारे में डिस्कस कीजिए। आपको हम बहुत सारा ट्रायंगल दे दिए, अब उस ट्रायंगल देने के बाद बहुत सारा ट्रायंगल, आप आंख बंद करें और बहुत सारे ट्रायंगल का फिगर बनाएं, और हम उसमें से बोले कि आप राइट एंगल ट्रायंगल को ढूंढे, समकोण त्रिभुज को ढूंढे, राइट एंगल ट्रायंगल को ढूंढे यानी समकोण त्रिभुज को ढूंढे। तो आप ऐसा क्या देखिएगा, ऐसा ट्रायंगल में क्या देखिएगा कि बोलेगा हाँ यही तो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी यही समकोण त्रिभुज है। बताइए,
आप सारे ट्रेंगल में, एक ट्रेंगल में ऐसा क्या देखिएगा कि उसे आप राइट एंगल ट्रेंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बोलिएगा? क्या आप बता सकते हैं? सर बिल्कुल, सारे ट्रेंगल में अलग अलग खासियत होते हैं राइट, लेकिन जब हम राइट एंगल ट्रेंगल का बात करते हैं, हम किसका बात करते हैं? एक राइट एंगल ट्रेंगल का बात करते हैं, तो उस राइट एंगल ट्रेंगल का जो ये साइड होता है ये परपेंडिकुलर होता है। सही या गलत बताइएगा बच्चों? राइट एंगल ट्रेंगल का जो दो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा यानी लंबवत होगा। बोलिए, सारे ट्रेंगल में आप राइट एंगल ट्रेंगल को कैसे छांटिएगा? इस समकोण त्रिभुज को कैसे छांटिएगा? तो आप ट्रेंगल को देखते हुए आप यह नोटिस कीजिएगा कि कौन से ट्रेंगल का दो साइड आपस में लंबवत है, आपस में परपेंडिकुलर है। जिस ट्रेंगल में दो साइड आपस में लंबवत यानी परपेंडिकुलर होगा, आप उसे ही राइट एंगल ट्रेंगल बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? पक्का? सही या गलत? क्लियर है? लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या, ये तो राइट एंगल ट्रेंगल का कहानी खत्म। समझे कि नहीं समझे बच्चों? कि ये ट्रेंगल हम कोई त्रिभुज ले लिए हैं, कोई भी त्रिभुज ये हो सकता है, कोई भी त्रिभुज, लेकिन किसी भी त्रिभुज में से हमें समकोण त्रिभुज को अगर छांट के निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो उस त्रिभुज में हम ऐसे कंडीशन को देखेंगे जिसका दो भुजा लंबवत हो। क्या करेंगे? हम त्रिभुज में ऐसे कंडीशन को देखेंगे जिसका दो भुजा क्या हो? लंबवत हो। अगर लंबवत हो गया तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन सर अब सबसे बड़ा मैटर क्या है? सबसे बड़ा मैटर है कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है हमें समकोण त्रिभुज तो दिखलाना है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये समकोण त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं है? तो आपके जवाब में ही आंसर छिपा हुआ है। सर कैसे? आपने समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रेंगल को पहचानने के लिए ट्रेंगल के आपने दो साइड पे नोटिस किया जो दोनों साइड एक दूसरे पे लंबवत हो। और स्लोप क्या कहता है? जब दो रेखा एक दूसरे के लंबवत होगा, स्लोप क्या कहता है कि जब दो रेखा एक दूसरे के लंबवत होगा तो उसका स्लोप का गुणनफल किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। मल्टीपल ऑफ स्लोप किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। फिर से हमने क्या कहा कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो वह दो लाइन परपेंडिकुलर है, हम इसे कैसे जानेंगे? तो हमने यहाँ स्लोप को लेकर के पढ़ चुके हैं। स्लोप को लेकर के क्या पढ़ चुके हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होगा जब उसका मल्टीपल ऑफ स्लोप किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। सही या गलत? मल्टीपल ऑफ स्लोप किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। दैट मीन्स हम क्या समझे इस क्वेश्चन से? हम इस क्वेश्चन से क्या समझे? हम तीनों साइड का पहले क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे। तीनों साइड देखिए तो AB एक साइड हुआ, BC दूसरा साइड हुआ, AC तीसरा साइड हुआ या नहीं? हम तीनों साइड का स्लोप निकालेंगे और तीनों साइड का स्लोप निकालने के बाद हम देखेंगे क्या कोई दो साइड के स्लोप को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 आ रहा है। अगर हम किसी दो साइड के स्लोप को मल्टीप्लाई करने के बाद -1 आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या समझ में आता है? वो दोनों लाइन आपस में लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है। वह दोनों लाइन क्या है? आपस में लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है। तो मेरा टारगेट सबसे पहला क्या रहेगा कि तीनों ये जो साइड है, ये तीनों साइड का हमें क्या निकालना है? स्लोप निकालना है, ढाल निकालना है। आइए जरा एक एक करके बताते हैं। हाँ, एक बात बता दें बच्चों, हम आपको बना बना के पहले नहीं समझाते हैं। हम पहले फिगर बनाए, फिगर के बारे में डिस्कस किए, नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार वीडियो को पीछे करें फिर समझें, फिर वीडियो को पीछे करें फिर समझें, आप वीडियो को पीछे करें फिर समझें। जब ये सारे चीज़ों को आप समझिएगा ना, बेजोड़ समझ में आएगा।
एक एक चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पे, यही तो आपको खासियत है यहाँ पे ना, यूट्यूब पे जो मिल रहा है। नहीं यार, एक बार पीछे आके समझिए, हर एक चीज़ को समझ में आ जाएगा एकदम। देखिए अब हम क्या करेंगे, तीनों साइड का स्लोप निकालेंगे। निकालिए पहले स्लोप ऑफ साइड ए बी, भुजा ए बी की ढाल, स्लोप ऑफ साइड ए बी। तो साइड ए बी में देखिए तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, 2 पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंट के लिए स्लोप का फॉर्मूला बोलिए, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ए बी ये हो गया, तो y2 माइनस y1 5 माइनस 4 बाय 3 माइनस 4, कितना आ गया 1 बाई -1 इज इक्वल टू -1। सर आ गया -1? नहीं भाई, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तभी होगा जब इसका स्लोप और इसका स्लोप, देखिए ये दो लाइन है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर तभी होगा जब इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का मल्टीपल का गुणनफल किसके इक्वल हो, -1 के इक्वल हो। तो अभी एक ही साइड का निकाले हैं, अगले साइड का फिर से निकालिए। लिखिए स्लोप ऑफ साइड, लिखिए स्लोप ऑफ साइड BC, स्लोप ऑफ साइड BC। अब जरा BC में भी देखिए, ये हो गया B, ये हो गया C, यहाँ पे 2 पॉइंट मालूम है, यही फॉर्मूला y2 माइनस y1 लगाइए, -1 -5 -1 -3, ये हो गया। चलिए जरा समझिए थोड़ा सा, क्या किए थे, 4 - 5 सॉरी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ भी वही किए, -6 बाई -4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई 3/2, 2 से कैंसिल किए दोनों को, लिखिए स्लोप ऑफ साइड AC, भुजा AC की ढाल, स्लोप ऑफ साइड AC, भुजा AC की ढाल। तो बताइए फिर से, ये A हो गया और ये C हो गया, 2 पॉइंट मालूम है, तो फिर से लगाइए y2 माइनस y1, -1 -4 -1 -4 -5 बाई -5 इज इक्वल टू 1। माइनस इंटू माइनस प्लस, याद रखिएगा साइन, साइन मतलब चिन्ह, चिन्ह कभी डिवाइड नहीं होता है, चिन्ह हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है बच्चों। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए ये ट्रेंगल के हमने तीनों साइड का, ये तीनों भुजा का ढाल निकाल लिया। अब ये ट्रेंगल तभी, ये त्रिभुज तभी समकोण त्रिभुज कहलाएगा जब उसका 2 भुजा लंबवत होगा। 2 भुजा क्या होगा, लंबवत होगा। अर्थात अगर हमारा ये स्लोप, ये तीनों साइड का हम स्लोप निकाल लिए, तीनों भुजा का हम लोग स्लोप निकाल लिए, फिर से आइए यहाँ, ये तीनों साइड का हम स्लोप निकाल लिए। अगर तीनों साइड के स्लोप में से अगर कोई 2 साइड का स्लोप का मल्टीपल, 2 साइड के स्लोप का मल्टीपल, 2 रेखा के ढाल का गुणनफल अगर -1 आ जा रहा है, 2 भुजा के ढाल का गुणनफल अगर -1 आ जा रहा है, दैट मीन्स ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, आपस में लंबवत है। तो आप देखिए क्या कोई 2 भुजा के ढाल का गुणनफल, कोई 2 भुजा के ढाल का गुणनफल क्या -1 आ रहा है? तो देखिए ये -1 और ये 1 को गुना करेंगे तो -1 आएगा कि नहीं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं क्या, मेरे साथ ज़रा ध्यान से देखिएगा, देखिएगा क्या, चूँकि स्लोप ऑफ साइड AB भुजा
ए बी की ढाल इनटू स्लोप ऑफ साइड ए सी, भुजा ए सी की ढाल, स्लोप ऑफ साइड ए बी कितना है -1, स्लोप ऑफ साइड ए सी कितना है 1, दोनों का मल्टीपल कितना आ गया जल्दी बताइए, -1 आया। जरा बताइए, हम दो साइड का स्लोप का मल्टीपल किसके इक्वल दिखला दिए, -1 के इक्वल। दैट मीन्स आइए हम आप सबों को बताएं यहाँ पे कि दो साइड के स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल कब होगा। जब हम लोग बात करेंगे तो दो स्लोप, देखिए यहाँ पर दो लाइन का स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल कब होगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि लंबवत हो। क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी क्या हो, लंबवत हो। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वही चीज़ों को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ज़रा ध्यान से समझिए कि यहाँ पर दो साइड का हम लोग स्लोप निकाले, दो साइड का क्या निकाले, स्लोप निकाले, और उसका मल्टीपल किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्या बोलिए ज़रा सा, साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू साइड ए सी। बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताइए। भुजा ए बी जो है वो लंबवत होगा किसका, भुजा ए सी का। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का स्लोप का मल्टीपल किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। और वही दो स्लोप का मल्टीपल, वही दो लाइन का स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल होता है, जो आपस में लंबवत होता है। दैट मीन्स क्या समझ में आया, ए बी, कौन कौन, ए बी और ए सी ना। चलिए, ए बी, अरे यार, ए बी और ए सी आपस में लंबवत हुआ कि नहीं बताइए। ए बी का स्लोप -1 है, ए सी का 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो -1 आया। मतलब साइड हमारा ए बी और साइड ए सी, बोलिए लंबवत हुआ। अब बताइए, ये ट्रायंगल हमें दिखाई दिया, एक ट्रायंगल दिखा कि नहीं, इसमें दो साइड लंबवत हुआ। दैट मीन्स ये कैसा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, बता दीजिए। ये ट्रायंगल था कि नहीं, कोई ट्रायंगल था। और इस कोई ट्रायंगल का खासियत क्या देखे कि इसका दो साइड जो है लंबवत है। हम दो साइड लंबवत है कैसे जाने, हम सारे साइड का हम लोग स्लोप निकाले, और निकालने के बाद दो साइड के स्लोप को जब हम मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, -1 आया। दो साइड के स्लोप को जब हम मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, -1 आया, जिससे समझ में आया कि ये दोनों साइड हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये हम दिखला दिए। अब जैसे दिखला दिए तो बताइए ये ट्रायंगल क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो बना के नहीं बना तो वही चीज़ को लिखेंगे, हैंस अतः ट्रायंगल ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, बोलता आता त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। लिखिएगा, हैंस ट्रायंगल ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, जिसका शीर्ष ए 4,4, बी कितना है 3,5 एंड सी -1,1 प्रूव्ड।
ये क्या हो गया, प्रूव्ड। हमें दिखलाना था तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। ए हमारा कितना आ गया जल्दी बताइए, ए हमारा कितना है 4,4, यहाँ दिखला दीजिए। बी कितना है 3,5 और सी कितना है -1,-1। बताइए, हमने एक कोई रैंडम ट्रायंगल लिया था, डन। हमने एक रैंडम ट्रायंगल लिया था और इस रैंडम ट्रायंगल को हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखलाना था। तो हम लोग क्या समझे कि किसी भी रैंडम ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल तभी कहेंगे जब उसका दो साइड परपेंडिकुलर होगा, यानी लंबवत होगा। अब हम स्लोप का यूज करके, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो यूज करना नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला तो हमें यूज करना नहीं है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम जब यूज नहीं करना है तो अगला चीज़ हम लोग यहाँ क्या पढ़ के रखें, स्लोप पढ़ के रखें। तो हम स्लोप का यूज करके हम कैसे जानेंगे कि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड परपेंडिकुलर है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो साइड, दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होगा, दो साइड और दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होगा जब दोनों साइड का या दोनों लाइन का स्लोप ऑफ मल्टीपल, दोनों लाइन या दोनों साइड का स्लोप ऑफ मल्टीपल कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। डन है बच्चों। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया, क्या किया हमने, उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया और उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने इस रैंडम ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव किया। कोई दिक्कत है बच्चों, समझ में आया। आप देखिए इस प्रॉब्लम को देखिए, ये प्रॉब्लम आप लोगों को हम बना चुके हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम बना चुके हैं। देखिए तब तक इस प्रॉब्लम को, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को देखें, याद आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, देखिए एग्जाम्पल के रूप में। कहाँ पे, जब आप लोगों को हम स्लोप पढ़ाए थे, जब स्लोप पढ़ाए थे तो उस जगह पे देखिए ये वाला क्वेश्चन है या नहीं है, यही वाला क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग बना लें, खुद से बनाइएगा। इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से बना लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन तो हम बता ही चुके हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग फिर से बनाइएगा, समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से बोलिएगा। आप देख लीजिएगा, पहला लेक्चर में हम बताए हैं, पहले लेक्चर में बताएं। आइए अब यहाँ पे ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये फिर से क्या बोला गया है, जिस तरह से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को, समकोण त्रिभुज को दिखलाए थे, उसी तरह से यहाँ भी दिखलाना है। बोलता है क्या, हमें जो है वो दूरी सूत्र का प्रयोग किया बिना, विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला, हमें दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, हमें दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये प्रूव करना है, हमें ये दिखलाना है कि ये सारा पॉइंट जो है ना वो हमारा पैरेललोग्राम का है, समांतर चतुर्भुज का है। हमें पैरेललोग्राम का ये हमारा शीर्ष है, ये हमें सिद्ध करना है। जिस तरह से अभी हमें कहा गया था राइट एंगल ट्रायंगल को दिखलाने के लिए कि विदाउट पाइथागोरस थ्योरम दिखलाना था, तो वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट का यूज किए। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, जरा ध्यान से समझिए, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हमें यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें दिखलाना है कि ये जो शीर्ष दिख रहा है ना आपको, ये समांतर चतुर्भुज का ही शीर्ष। तो आइए देखते हैं और हम लोग समझते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये हम चतुर्भुज खींचते हैं, एक चतुर्भुज खींचते हैं, एक क्वाड्रेटरल खींचते हैं। अब ये कैसा क्वाड्रेटरल है हमें नहीं पता है, समझ गए बच्चों, ये कैसा क्वाड्रेटरल हमें नहीं पता है, कैसा चतुर्भुज है ये हमें नहीं पता है, सिर्फ एक चतुर्भुज है ये। चलिए इसका वर्टेक्स लेते हैं, सपोज करते हैं एक ए है, कितना है एकदम शुरू से, ये कौन सा क्वेश्चन हम बनाने लगे भाई, ये वाला नहीं, ये वाला, वो वाला नहीं, ये वाला, अरे ये भी तो नहीं है, किधर चले गए, ये पार कर गए थे क्वेश्चन को। चलिए
क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग भी चाहें तो बना सकते हैं। सारा चीज़ अभी हम क्लियर करेंगे। एक वर्टेक्स ए है -2, -1। एक वर्टेक्स बी है 4, 0। एक वर्टेक्स सी है 3, 3 और एक वर्टेक्स डी है। ये कोई अगर हम बात करें तो ये कोई क्वाड्रेटरल है, कोई चतुर्भुज है, ठीक है। बट हमें इसे प्रूव करना है, हमें दिखलाना है कि ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो अभी रैंडम सपोज किए तो रैंडम हमें लिखना भी पड़ेगा। लिखते हैं क्या, लेट ए बी सी डी बी ए एनी क्वाड्रेटरल। लिखिएगा, लेट ए बी सी डी बी ए एनी क्वाड्रेटरल। माना कि ए बी सी डी एक कोई चतुर्भुज है whose vertices are जिसका शीर्ष A -2, -1 B 4, 0 C 3, 3 and D -3, 2 है। Then so that तो हमें दर्शाना है कि ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी बी ए पैरेललोग्राम, ये हमें शो करना है। चलिए अब एक चीज़ बताइए, हम आपको बहुत सारा चतुर्भुज दे दिए, क्वाड्रेटरल दे दिए बहुत सारा। उन सभी क्वाड्रेटरल में ऐसा क्या कंडीशन देखिएगा कि उसे आप समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम बोलिएगा। बताइए, ऐसा क्या देखिएगा उस चतुर्भुज में कि आप उसे समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम बोलिएगा, ये हमें बताइए। बहुत सारा हमारे पास चतुर्भुज है, लेकिन उन सारे चतुर्भुज में ऐसा कुछ तो खासियत देखिएगा ना कि उसे देख के आप बोलिएगा कि ये समांतर चतुर्भुज है, अदरवाइज तो आप नहीं बोलिएगा। तो क्या है खासियत, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो पैरेलल होगा, उसका सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, वो समांतर होगा। अगर समांतर होगा तो ही आमने सामने की भुजा अगर पैरेलल होगी, अगर समांतर होगी तो ही ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, अदरवाइज ये समांतर चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। फिर से, कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तभी कहलाएगा जब उसके आमने सामने का साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, वो क्या हो, पैरेलल हो, यानी क्या हो, समांतर हो। लेकिन अब बताइए, हमें दूरी सूत्र का प्रयोग तो करना नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे कि आमने सामने का साइड समांतर है यानी कि पैरेलल है? हम इस बात को कैसे जानेंगे? तो बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, उसे समझने के लिए क्या तरीका है, हम लोग स्लोप पढ़ रहे हैं और स्लोप में दो साइड समांतर तभी होगा, उसका कंडीशन भी हम लोग पढ़ के रख चुके हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, दो लाइन हमारा पैरेलल तभी होगा, समांतर तभी होगा जब दोनों का स्लोप इक्वल हो। दो लाइन पैरेलल तभी होगा, समांतर तभी होगा जब दोनों का स्लोप क्या हो,
इक्वल हो। अगर दोनों का स्लोप इक्वल है, अगर दोनों लाइन का स्लोप हमारा इक्वल है तो ही ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, अदरवाइज पैरेलल नहीं होगा। तो दैट मीन्स यहाँ भी बताइए, अभी हम समांतर चतुर्भुज को पहचानने के लिए कैसे सीखे कि आमने सामने का भुजा क्या हो, समांतर हो। तो बताइए BC भुजा और AD भुजा समांतर कैसे जानेंगे, हम दोनों का स्लोप निकालेंगे। अगर दोनों का स्लोप इक्वल आ जाता है इसका मतलब ये दोनों भुजा क्या है, समांतर है। फिर हम AB और CD का स्लोप निकालेंगे और दोनों का स्लोप इक्वल आ जाता है तो उससे क्या समझेंगे, दोनों साइड हमारा क्या है, पैरेलल यानी कि समांतर है। यानी कि हमें चारों साइड का फिर से हमें क्या निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग खुद पढ़ते हैं स्लोप निकालने के लिए। तो निकालिए स्लोप ऑफ साइड AD, स्लोप ऑफ साइड AD, भुजा AD की ढाल, ये A और ये D, 2 पॉइंट दिखाई दे रहा है तो 2 पॉइंट फॉर्म, कौन सा फॉर्मूला, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, लगा दीजिए AD y2 माइनस y1, 2 माइनस 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 प्लस बाय x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2, कितना हो जाएगा 3 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। AD का ढाल निकाल दिए 2 माइनस माइनस प्लस 1, क्योंकि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 कर दिए। चलिए अब AD के ढाल के साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, उसके अपोजिट साइड जो है कौन है, BC, उसका साइड निकालिए। स्लोप ऑफ साइड BC, भुजा BC की ढाल, भुजा BC की ढाल y2 माइनस y1, हर एक बार फॉर्मूला नहीं लिखना है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, 3 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमें यहाँ दिखाई दिया क्या, स्लोप ऑफ साइड AD, भुजा AD की ढाल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ साइड BC, भुजा BC की ढाल, इक्वल है कि नहीं, और जब दो साइड, दो लाइन का स्लोप अगर इक्वल होता है तो इससे क्या पता चलता है बताइए, वो दोनों साइड आपस में पैरेलल होगा यानी समांतर होगा। भुजा AD जो है वो समांतर है, भुजा AD जो है वो क्या है, समांतर है किसके, भुजा BC के। बताइए हमारा दो साइड पैरेलल हो गया, ये दोनों साइड पैरेलल हुआ, समांतर हुआ, स्लोप का कहानी क्लियर है। हम सारा चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि दो साइड भाई पैरेलल तभी होगा जब दोनों साइड का स्लोप हमारा क्या हो, इक्वल हो। अगर उसका मल्टीपल -1 होता है तो परपेंडिकुलर होगा। डन। चलिए एक काम हो गया, अगला काम अब फिर से निकालेंगे। स्लोप ऑफ साइड AB, भुजा AB की ढाल, भुजा AB में कितना पॉइंट, A और B, 2 पॉइंट, y2 माइनस y1, 0 माइनस -1 प्लस 1। y2 माइनस y1 लेने सक रहे हैं या नहीं सक रहे हैं हमें बताइएगा। समझ गए बच्चों, y2 माइनस y1 लेने सक रहे हैं या नहीं सक रहे हैं हमें जरूर बताइएगा। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, 4 माइनस -2 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 6, इसका निकाल लिए। अब लाइन लिखिए, स्लोप ऑफ साइड CD, भुजा CD की ढाल
सी डी की ढाल 2 - 3 y2 - y1 बाय -3 x2 - x1 -1 - 6। साइन हमेशा मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/6। दोनों इक्वल हुआ तो फिर से हमें क्या दिख रहा है जरा बताइए तो, स्लोप ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ साइड सी डी। भुजा ए बी की ढाल जो है भुजा ए बी की ढाल जो है वो भुजा सी डी की ढाल के बराबर है। हुआ कि नहीं? तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए, साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी। अब बताइए तो ए डी बी सी के पैरेलल हुआ, ए डी बी सी के पैरेलल हुआ और ए बी सी डी के पैरेलल हुआ। हुआ कि नहीं? आमने सामने की भुजा समांतर हुआ तो हम क्या बोलेंगे, हैंस। अब हम लोग क्या बोलेंगे, हैंस अतः। अब क्या बोलेंगे, हैंस अतः क्वाड्रेटरल ए बी सी डी बी ए, चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्वाड्रेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है। हैंस ए बी सी डी बी ए, हैंस क्वाड्रेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम whose vertices are जिसका शीर्ष A -2, -1 B 4, 0 C 3, 3 एंड D -3, 2 है। सिद्ध करना था तो प्रूफ लिख दिए। क्या समझ में आया? आज हम लोग विदाउट पाइथागोरस थ्योरम यूज किए राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव किए और विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किए एक पैरेललोग्राम को भी प्रूव किए। तो कैसे किए ये चीज़ें समझ में आया कि नहीं आया? माइंड में ये सेट करो बच्चों कि जब स्लोप का बात हो और दो लाइन को पैरेलल दिखाना हो तो ये हमारे माइंड में सेट होना चाहिए भाई साहब। दो लाइन पैरेलल तभी होगा जब दोनों का स्लोप, दोनों लाइन का दोनों साइड का स्लोप क्या होगा, स्लोप मतलब ढाल, इक्वल होगा। और परपेंडिकुलर का बात हो मल्टीपल ऑफ स्लोप किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। ये माइंड में आप सेट रखिए बच्चों हमेशा, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोला गया था जो कि हम कुछ और बनाने लगे थे। यहाँ पर देखते हैं हम लोग आज का लास्ट क्लास, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे। बोलता है एक्स अक्ष तथा बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा बच्चों सभी गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं आज हम इसके कॉन्सेप्ट को बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री का बीच में हम कॉन्सेप्ट देने वाले हैं अगले क्लास में, तब जा कर के इसके प्रॉब्लम को बताएंगे। नहीं तो लास्ट वाला जो आंसर का पॉइंट होगा ना वो थोड़ा लिखने में आपको तकलीफ हो जाएगा, थोड़ा सा डाउट होगा। तो मेरा कहना है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ें और हम पूरी तरह से उसको क्लियर ना कर लें तो हमारे लिए दुखदाई है या नहीं है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे और एनसीईआरटी में देखिएगा आंसर अलग है, हम यहाँ पर आंसर अलग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? हम सारे चीज़ का जवाब देंगे आपको, बिना जवाब दिए कुछ नहीं करेंगे। आंसर मिला देना वो अलग बात है,
लेकिन उसके बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा आखिर कौन सा आंसर सही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कौन सा आंसर सही होना चाहिए तभी पता चलेगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं और देखने के बाद समझते हैं क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। क्यों हमें एक क्लास ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी आपको बताएंगे। क्यों एक क्लास ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, समय के साथ। तो वेट कीजिए, थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, किस तरह से यूज है और क्या करेंगे, कितनी चीज़ों का ज़रूरत है, ये सारा चीज़ आपके बीच रखने वाले हैं। कुछ नहीं, अगले वीडियो में। अभी ये क्यों ज़रूरत है वो समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग से बन जाए तो बिल्कुल बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम तो बनाएंगे ही। चलिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बोला गया एक्स अक्ष, भाई ये हो गया एक्स अक्ष। अब बोलता है फलना और चिलना बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का एंगल फाइंड करना है। कौन बोलता है क्या? फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट फलना एंड चिलना। तो बोलता है इस दोनों पॉइंट का खासियत देखिए। एक्स एक्सिस तो वहाँ हो गया, इसीलिए एक्सिस ड्रॉ किए। अब बोल रहा है क्या? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यानी इसी क्वाड्रांट में हमें दोनों एंगल दिया हुआ है। तो आइए इसी क्वाड्रांट में एक 3, -2 है, तो पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। एक बोला गया है 3, -1 है। चलिए एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट को ए सपोज कर लेते हैं। 3, -1 है। एक अनदर पॉइंट है बी जो 4, -2 है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये दो पॉइंट से होकर के लाइन पास हो रहा है और हमें क्या करना है? इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करना है। तो बताइए एंगल कहाँ पे बन रहा है? फोर्थ क्वाड्रांट में ना। जवाब दीजिएगा, एंगल क्या बन रहा है? फोर्थ क्वाड्रांट में ना। तो हमें एंगल लेना भी किस क्वाड्रांट का है? फोर्थ क्वाड्रांट का, चतुर्थांश का। लेकिन आप आंसर देखिएगा तो आपका एनसीईआरटी में आंसर सेकेंड क्वाड्रांट का दिया हुआ है। लेकिन अगर हम बोलेंगे तो उस एंगल का मान में भी 10 ऋणात्मक होगा और यहाँ भी 10 ऋणात्मक होगा। लेकिन हम सेकेंड क्वाड्रांट का एंगल सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमारा एंगल कहाँ पे बन रहा है? ये जो दोनों हमारा पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट हमारा कहाँ पर है? चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रांट में है। तो एंगल भी जो बनेगा ना, ये फोर्थ क्वाड्रांट में ही ना बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोर्थ क्वाड्रांट में ही बनेगा। चूंकि सेकेंड और 4 में 10 का मान ऋणात्मक होता है, तो आप कोई भी एंगल लीजिए तो 10 का मान ऋणात्मक ही होगा। यहाँ भी ऋणात्मक वही मान मिलेगा, यहाँ भी मान वही मिलेगा। लेकिन आप सेकेंड क्वाड्रांट का एंगल लिख रहे हैं, ये सरासर गलत है। सरासर आप एंगल को जब मेजर कीजिएगा डिग्री में, तो आपको यहाँ 135 डिग्री ऐसा कुछ समथिंग मिलेगा, क्या पता नहीं है, वो देखना पड़ेगा कैलकुलेट करके। तो आपको सेकेंड क्वाड्रांट का एंगल लिया गया है जब एनसीईआरटी का आंसर को देखिएगा। लेकिन जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो बताइए ये दोनों पॉइंट से मिल करके जो लाइन बन रहा है, वो लाइन फोर्थ क्वाड्रांट में बन रहा है कि सेकेंड क्वाड्रांट में बन रहा है? बताइए। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव क्या सेकेंड क्वाड्रांट में होता है? सेकेंड क्वाड्रांट में तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रांट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। लेकिन ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है? नेगेटिव है। तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव जो है वो फोर्थ क्वाड्रांट में बनता है। तो हमें एंगल भी कहाँ का लेना है? फोर्थ क्वाड्रांट का लेना है। तो फोर्थ क्वाड्रांट में हम कैसे एंगल निकालेंगे? हमें एंगल तो याद रहेगा नहीं, हमें कैसे निकालने वाले हैं ये अगले ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लेक्चर को नहीं छोड़े।
मानना पड़ेगा एक चीज़ के लिए, चंद सेकेंड के लिए आपको 1 घंटे का क्लास देखना पड़ेगा, लेकिन वह 1 घंटे की क्लास में जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एंगल से रिलेटेड हम सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। एंगल से रिलेटेड जितना भी चीज़ है हम सारे डाउट को शॉर्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पूरा डिटेल में तो क्लास में हम बता चुके हैं, शॉर्ट में कंप्लीट करने वाले हैं और हर एक चीज़ का जवाब रहेगा। और किसी भी क्वाड्रांट में आपको एंगल निकालना हो तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। तो इसको आज रहने देंगे, क्योंकि अगले लेक्चर को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? स्लोप में ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है, और स्लोप में ही नहीं, हर एक जगह पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ेंगे, उसके बाद इस प्रॉब्लम को बनाएंगे, और एनसीईआरटी का आंसर कहाँ तक गलत है वो बता चुके हैं हम, क्लियर कहाँ होगा और कहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अगर समझ में आ गए तो बिल्कुल अगले क्लास में हम लोग जुड़ने वाले हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।